महेंद्र कानोडिया जी एक सफल व्यवसायी होने के साथ साथ सामाजिक और धार्मिक आयोजनों में भी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। उनका जीवन व्यावसायिक सफलता और समाज सेवा का एक आदर्श मिश्रण है। वर्तमान में वे राष्ट्रीय परशुराम परिषद के महाकुंभ के आयोजन समिति में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। उनकी योजना और नेतृत्व क्षमताओं के कारण यह आयोजन भव्यता और अनुशासन के लिए चर्चित है। उनकी सफलता और समाज सेवा का यह संगम अन्य लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। नमस्कार, एयर न्यूज़ में आपका स्वागत है और हमारे साथ हैं महेंद्र कनोडिया जी। कनोडिया जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। कनोडिया जी, सबसे पहले हम आपसे सवाल पूछेंगे आपके जीवन के बारे में कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आपके माता पिता कौन थे और आपकी शिक्षा। मेरा जन्म राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू गांव गंगासर में हुआ है। और जन्म के बाद में मैं समझो अहमदाबाद रहने चले गया था माता पिता के साथ। वहाँ हमारा कपड़े का व्यवसाय था, पिताजी करते थे और वहीं रहने लगे अहमदाबाद। तो कुछ मतलब समझो कि मेरे को मेडल्स हुआ, समझो मेरे को मेडिकल में एडमिशन मिला, उसी साल मेरे पिताजी को पैरालिसिस हो गया। अच्छा, एडमिशन आपने कहाँ से अपनी शिक्षा प्राप्त की? अहमदाबाद से शिक्षा प्राप्त करी। अच्छा। तो उस वक्त पिताजी को एकदम पैरालिसिस हो गया। और पैरालिसिस हो गया तो मेरे को रिश्तेदारों ने मेरे को बोला कि भाई तेरे दोनों भाई काम नहीं करते हैं तो अब तेरे को ऑफिस जाना चाहिए। तो मैंने भी सोचा भाई क्या करूं मैं, तो मैं थोड़ा असमझ में था, मतलब मेरे को क्या करना चाहिए। फिर मैंने सोचा नहीं, अपने को अपना घर भी चलाना है, दुकान देखनी चाहिए। तो मैं फिर ऑफिस जाने लग गया। तो भाइयों ने मेरे को बोला कि भाई कपड़े का काम है जो जल्दी नहीं सीख पाएगा, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा आत्मविश्वास बहुत मजबूत था। तो मैं भगवान की मेरे पर कृपा रही कि मैं समझो महीने 2 महीने में ही कपड़े की पूरी जानकारी मेरे को हासिल हुई और मैं मिलों वगैरह में जाने लग गया। और कपड़े का व्यवसाय मैंने बहुत अच्छी तरह निभाया। पूरे अहमदाबाद मार्केट में मेरा नाम भी हुआ, मेरे फर्म का भी नाम चला और वैसे मैं कपड़े के व्यवसाय में आया। अच्छा, आप जब आप पहली बार आपने बिजनेस का सोचा कि आपको व्यवसाय करना चाहिए, तो आपके अंदर डर नहीं था कि अगर मैं कहीं ये काम मेरा डूब गया और नुकसान हो गया तो मैं क्या जवाब दूंगा? नहीं, मेरा आत्मविश्वास बहुत मजबूत था। मेरा हमेशा से कॉन्फिडेंस इतना मजबूत था कि जो काम गांव कर सकता है वो काम मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो मेरा विश्वास, आत्मविश्वास के साथ में आगे बढ़ा और मेरे को कॉन्फिडेंस भी था कि मेरा काम हो जाएगा। और ईश्वर की कृपा भी मेरे साथ में रही कि तो काम। अच्छा, उस टाइम पे सहयोग किसने दिया अपना कि आप जिससे मोटिवेट? मेरे को सहयोग किसी ने नहीं दिया। मेरे को लोग यही समझाते थे कि तू मेडिकल में एडमिशन मिला है, तू जा पढ़ाई कर, इसको छोड़ दे, कपड़ा का धंधा में कुछ दम नहीं है। मेरे को यही समझाते रहे, लेकिन मैंने ठान लिया था मेरे को तो मेरे पिताजी का धंधा ही आगे बढ़ाना है। तो वो फिर मैं उसी में लगा रहा। तो उसके बाद अब तक का जो आपका सफ़र है बिजनेस में उद्यमी के तौर पर, तो आपने कौन कौन से फॉर्म बनाए, कहाँ कौन कौन से स्टेट में आपने अपनी बिजनेस को बढ़ाया है? जब मैं अहमदाबाद में था तब मैंने कपड़ा समझो मंथली 20 से 25 लाख मीटर कपड़ा मैं ग्रे कपड़ा लेकर उसको प्रोसेस करके बेचता था और मेरा माल करीब करीब ऑल इंडिया जाता था। तो हिंदुस्तान में कोई सेंटर ऐसा नहीं था कि हमारा माल नहीं जाता था, समझा। तो इंडिया लेवल पर मेरा कपड़ा जाता था। कानोडिया सिंथेटिक के नाम से मैं माल बेचता था, समझा ना। तो सब जगह जाता था। मतलब आपने सही प्रचार कर दिया था अपने काम का। अच्छा, जब कोई व्यक्ति काम करता है तो चुनौतियां भी आती हैं, तो किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? चुनौतियाँ तो देखो, कोई भी काम करो तो थोड़ी बहुत तो चुनौतियाँ देखो आती है, किसी कभी ज़्यादा आती है, कभी कम आती है। देखो, व्यापार में तेज़ी मंदी भी आती है, गवर्नमेंट के कुछ रूल्स भी चेंज होते हैं तो उस वक्त भी तकलीफ पड़ती है। बजट आता है तो उस वक्त भी हमको तकलीफ पड़ती है कि बजट के हिसाब से आगे के साल का वो इस सेटिंग देख के चलना पड़ता है। बाज़ार में मंदी आती है तो उस हिसाब से चलना पड़ता है। और आजकल तो समझो व्यापार में तेज़ी मंदी तो कॉमन हो गया है। जैसे शेयर बाज़ार में सट्टा बाज़ार जैसा काम, हर बिजनेस में यही हाल है। तो तेज़ी मंदी तो आती रहती है, तो सामना तो तेज़ी मंदी का देखो करना पड़ता है और उसमें हिम्मत भी रखनी पड़ती है।
अच्छा, आपने जैसे बताया कि आपने बिजनेस शुरू किया, तो उसके बाद उसकी ग्रोथ के लिए आप क्या कर रहे हैं, और अभी भी कुछ उसमें आपने कुछ एक्सटेंड किया है, या अभी उसी लेवल पे है जहाँ पे आपने शुरू किया? नहीं, अहमदाबाद में जब मैं कपड़े का बिजनेस कर रहा था तो पहले मैं जॉब करवाता था, फिर मैंने किराए पर फैक्ट्री लेकर मेरे खुद का भी प्रोडक्शन चालू करा। तो उसके बाद में मैंने सेलवास में यान की फैक्ट्री भी डाली, जो कपड़े में जो यान लगता है उसकी फैक्ट्री भी थी। पर इन बिटवीन मेरी मिसिस सडनली कोमा में आ गई, तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया क्योंकि मेरे बच्चे छोटे थे, एक लड़का एक लड़की थी। तो मेरा लड़का करीबन 13-14 साल का था, लड़की 10 साल की थी। तो मैं अभी टेंशन में आ गया, मेरे को क्या करूं क्या नहीं करूं, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। तो उसके बाद में फिर उसकी ट्रीटमेंट चल रही थी बॉम्बे, मेरी मिसिस की। तो डॉक्टर लेट सवेर आते थे, और इधर मैं ऑफिस में भी डिस्टर्ब था, मेरे भाइयों का कोई सपोर्ट था नहीं, मैं अकेला था। तो मैंने सोचा भाई कोई ना कोई काम तो रोकना पड़ेगा, या तो सिलवास की फैक्ट्री रोक दो या इधर का काम रोको। तो मेरे को तो ट्रीटमेंट के लिए जाना ही पड़ेगा, तो उम्र भी छोटी थी और मेरा धर्म भी बनता है मेरी पत्नी की सेवा करना। उसको सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए कि मैं बीमार हूँ तो मेरा पति मेरा कुछ नहीं करता, तो उसको नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। तो मैं फिर बॉम्बे चला गया, और बॉम्बे जाकर मेरी फैक्ट्री संभाला और मिसिस का ट्रीटमेंट कराया। अच्छा, और ग्रोथ के लिए क्या किया? अब आगे आप क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं? ग्रोथ के लिए फिर मैं बॉम्बे जाने के बाद में मैंने यान का काम चालू करा। मेरी यान की फैक्ट्री थी, तो फैक्ट्री का माल भी बेचता था। तो साथ में मैंने देखा फैक्ट्री में माल बिक जाता है 2 घंटे में, तो बाकी टाइम में खाली बैठता था। तो बाकी टाइम में मैंने बाज़ार की मिलों का माल बेचना चालू कर दिया। तो उस तरह से मेरा बॉम्बे में अच्छा नाम हुआ। और मेरे समझो आप क्वालिटी समझो, आप कुछ भी समझो, मैं हमेशा ईमानदारी से धंधा करता था, लोगों की तरह झूठ बोल के व्यापार नहीं करता था। और कभी भी किसी को कमिटमेंट देने के बाद में ऐसा नहीं कि उसको पेमेंट के लिए धक्के मरवा दिया, वो करवा दिया, झूठे क्लेम कर दिया व्यापार में, वो सब मैं कभी नहीं करता था। तो ईश्वर ने भी मेरी सुनाई करी मेरी ईमानदारी को देखकर। जैसे कि हमने सुना है कि आप समाज सेवक भी हैं, लोगों की भलाई के लिए हमेशा आगे रहते हैं, तो क्या किस तरीके से आप लोगों की भलाई करते हैं? देखो, पहले तो 17-18 जब तक मेरी शादी नहीं हुई वहाँ तक तो मैं कुछ इतना धर्म ध्यान में समझता नहीं था। अब मेरी शादी हुई मथुरा, तो मथुरा तो आप जानते हो धर्म नगरी है, तो मेरी मिसिस भी एक धर्मिष्ठ थी। तो शादी होने के बाद में मेरी आदत थी सुबह नाश्ता करा, 9 बजे मैं चला जाता था घर से ऑफिस के लिए। तो मेरी मिसिस ने सुबह में नाश्ता देना बंद कर दिया। मैंने बोला क्यों, क्या बात है? बोला पहले भगवान की पूजा करो फिर नाश्ता दूंगी। तो 2-3 दिन तो मेरे को अखरा कि यार ये क्या करती है। फिर मेरे को भी रूटीन बैठ गया और मेरे को भी अच्छा लगने लग गया कि चीज़ तो बुरी है नहीं, अपने भलाई के लिए ही है, समझे ना। तो मेरे को भी अच्छा लगने लग गया। तो धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट धर्म के प्रति ज़्यादा लगने लग गया। उसके बाद में मैं अहमदाबाद में कई मंदिरों में ट्रस्टी भी बना। और जैसे मेन मंदिर अहमदाबाद में रानी सती मंदिर, उधर मैं कम से कम 15-16 साल मैंने काम किया। और आज भी मंदिर भव्य मंदिर है हमारे रानी सती माता का। तो हाँ, और काफ़ी मंदिरों में भी मेरे को कोई भी फंक्शन होता था मेरे को लोग बुलाते भी थे, और मेरा खुद का भी इंटरेस्ट रहता था। नवरात्रि होती थी तो नवरात्रि में मैं, जहाँ गुजरात में तो सिस्टम थी कि हर चौराहे पर गरबा होते थे, तो मैं कई जगह पर गरबा का आयोजन भी करवाता था। तो मेरे को धीरे धीरे धर्म के प्रति ज़्यादा लगाव होने लग गया। और धर्म के प्रति लगाव होते होते धीरे धीरे मन में ये भी आया कि भाई मानवता का भी ध्यान देना चाहिए। संसार में भगवान ने सबको इक्वल तो नहीं बनाया है। तो मैं मेरी सामर्थ्य के अनुसार कोई भी गरीब आदमी था उनको हेल्प करता था। हमारी लड़की कोई उनकी शादियाँ करवा देता था। अनाथ बच्चे कहीं पढ़ना चाहते हैं लेकिन पैसे नहीं थे, तो उनकी फीस पेड कराता था मैं, उनको माँ बाप को भी नहीं पता लगता था। तो ये सब मैं मेरे गुप्त तरीके से मैं सब ये करता रहा, और मेरे को उसमें अच्छी रुचि थी, और मेरे को मेरी आत्मा में शांति मिलती थी ये सब काम करके। और वही शिक्षा मैंने मेरे बच्चों को दी है। उनको बेटा अगर ईश्वर तेरे को सामर्थ्य रखे तो ये धर्म मत छोड़ना, दया मत छोड़ना मानव प्रति। जैसे कि आपने बताया कि आप कई सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, वैसे ही आप एक संस्था है राष्ट्रीय परशुराम परिषद, तो उससे कब जुड़े और जुड़ने का कारण क्या था? मैं राष्ट्रीय परशुराम परिषद से इन कुछ ही दिनों पहले मैं जुड़ा हूँ। इस संस्था के बारे में मैंने सुना है कि अच्छा काम कार्य कर रहे हैं, और इनके जो मेन जो अध्यक्ष है
और सुनील जी बराला है, उनका व्यक्तित्व भी अच्छा है और हमेशा वो इस संस्था के अंडर में अच्छा काम करते रहे। और मुझे ये पता लगा कि वो कुंभ मेले का भी काम करने वाले हैं, तो मैंने उनसे संपर्क करा और उन्होंने मेरे को काम करने के लिए मतलब चांस दिया। अच्छा, आपने बताया कि कुंभ में आपको उन्होंने जोड़ा है, तो कुंभ में आप एज अ संयोजक पूरा भार आपको दिया गया है, तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप कैसे निभाएंगे? रिस्पॉन्सिबिलिटी को तो मैं थोड़ी निभाऊंगा, वो तो ऊपर वाला निभाएगा। काम तो सारे होता ही है, कोई आदमी कोई बोलता है कि ये काम मैं करता हूँ तो उसके होने से नहीं होता है, तो काम तो सभी मिलके ही करेंगे ना जी। अच्छा, आपकी लाइफ का पहला महाकुंभ है ये, या इससे पहले भी आप कुंभ महाकुंभ में एज अ संयोजक काम कर चुके हैं, या महाकुंभ आपने देखा है? नहीं, मैंने महाकुंभ देखा जरूर है, लेकिन ये संयोजक के रूप में ये मेरा पहला कुंभ है। अच्छा, तो पहली बार आप इसमें अपना योगदान देंगे? हाँ, पहली बार योगदान देंगे। अच्छा, आपका महाकुंभ में क्या योगदान रहेगा? महाकुंभ में तो मेरा योगदान, मैं तो सेवक हूँ, वहाँ जाके सेवा करनी है। और मैं ये समझता हूँ कि भगवान श्री परशुराम जी ने मेरे को सेवा का मौका दिया है, मैं भाग्यशाली हूँ। मेरे जैसे तो कई लाइन में खड़े हैं, पर मैं ईश्वर का बहुत बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे को ये मौका दिया। आज तक तो मैं श्रद्धालु के रूप में कुंभ में कई कुंभ मेले में गया हूँ, लेकिन आज मेरे को सेवा करने का मौका मिला, तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। जी, आपने महाकुंभ के बारे में बताया, जैसे कि आप अब समय देख रहे हैं, आने वाली जो पीढ़ी है, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे एज अ बिजनेसमैन, एज अ राष्ट्रीय परशुराम परिषद में आप सदस्य हैं, उसके नाते क्या मैसेज आप आज के युवाओं को देना चाहेंगे? आज को युवाओं को तो मैसेज तो ये है कि भाई बिजनेस भी करो, भगवान की सेवा भी करो, और हो सके तो दया भाव रखो, मनुष्य जाति पर दया भाव रखो और धर्म का प्रचार करते रहो। आपकी नज़र में धर्म की क्या व्याख्या है? देखो, धर्म वही होता है कि संसार में भगवान ने सबको इक्वल तो बनाया नहीं है, कोई सुखी है, कोई कुछ दुखी है, तो एक दूसरे को मनुष्य जाति में अपने समझो सहयोग करे, उसको हाथ पकड़ के आगे बढ़ावे, और जीव जो अबोध जीव है उनके प्रति अपने दया भाव रखे, उनके प्रति कुछ करे। जैसे गौशाला है, कबूतरों के लिए करे, जो मूंगे जीव है उनको कोई पूछता नहीं है। तो सबसे बड़ा दुनिया में धर्म वही है कि जीवों की रक्षा करो। अच्छा, हो सके तो करो। बिजनेस और समाज सेवा दोनों को बैलेंस करके इंसान कैसे चल सकता है? क्योंकि अगर आदमी बिजनेस कर रहा है तो वो इतना बिजी होता है कि उसके पास वक्त ही नहीं होता। क्योंकि आप एक सफल बिजनेसमैन हैं, तो आपने समाज सेवा और बिजनेस को कैसे इक्वल करके लाइफ में आप चले हैं आगे? देखो, ये दो पहिए हैं। अगर आदमी चाहे तो देखो समाज सेवा के लिए भी टाइम निकाल सकता है, बिजनेस तो आदमी करता ही करता है। तो ऐसा नहीं है कि तो बिजनेस करने वाला आदमी समाज सेवा नहीं करता है। बिजनेस करने वाला आदमी भी समाज सेवा बहुत करता है, और उसको करनी भी चाहिए। जी। अच्छा, महाकुंभ के लिए आपका लोगों को क्या मैसेज जाएगा? क्योंकि जो लोग महाकुंभ में आना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा पर्व है, महापर्व है, और इससे बड़ा कोई त्यौहार नहीं हमारे देश में, क्योंकि बहुत सालों बाद महाकुंभ आया है। तो आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे राष्ट्रीय परशुराम परिषद के संयोजक के तौर पर? ये देखो, ये महाकुंभ है, ये दुनिया का सबसे बड़ा सनातन धर्म में बड़ा पर्व है, तो इसका लाभ जरूर लोगों को लेना चाहिए। तो हर 12 साल से ये महाकुंभ आता है, और 6 साल के बाद में अर्धकुंभ आता है। तो अब की बारी ये महाकुंभ का समय है, तो लोगों को ज़रूर इसका लाभ लेना चाहिए, और अपने आप को मतलब भाग्यशाली समझना चाहिए कि इस पर्व का हम आनंद ले रहे हैं, हिस्सा बन रहे हैं। हाँ जी। आपने सुना, हमारे साथ थे महेंद्र कानोडिया जी, और जिन्होंने बताया कि एक सफल बिजनेसमैन बनने के साथ साथ किस तरीके से वो समाज की सेवा भी कर सकते हैं, और महाकुंभ में ये अपना किस तरीके से योगदान दे रहे हैं, इसके बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहें न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।